ओके सो we're live. अस्सलाम वालेकुम फिज़ा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। ऑडियंस को मैं बताती चलूँ ये हमारे साथ आज हैं फिज़ा अब्बास एंड शी इज़ अ पोएट। उन्होंने उनकी डेब्यूट बुक जो है वो लॉन्च हुएगी 16 मई को फ़हमीदान पब्लिशिंग एंड को के साथ, राइट? हाँ, सो उनकी सिलेक्ट हुई थी बुक, काफ़ी सारी हंड्रेड्स ऑफ सबमिशंस में से एक सिलेक्ट कुछ सिलेक्ट हुई थी और फिज़ा की बुक उनमें से एक थी एंड फिज़ा उसके बारे में आपको बताएंगी आज। और फिज़ा का काम जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स में ऑनलाइन प्रिंट काफ़ी ज़्यादा जगहों पे पब्लिश हो चुका हुआ है। यहाँ तक कि उनका काम कुछ उनकी पोएम्स पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक वर्कशॉप में भी फीचर हुई थी। तो उन्होंने काफ़ी सारे ओपन माइक्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है अपनी पोएम्स के लिए। तो फिज़ा, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ फ्यू वर्ड्स? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिज़ा अब्बास है और मैं कराची से ताल्लुक़ है मेरा और मैं काफ़ी टाइम से लिख रही हूँ और मेरा काम जो है वो अब तक जो है वो 80 इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है और मेरा टारगेट है कि मैं 2030 तक अपना 10,000 जर्नल्स के अंदर अपना पब्लिकेशन जो है वो रखूँ। और एक मेरी एक चैट बुक अभी रिसेंटली आ रही है जो कि इन्होंने बताया 16 मई को, उसका नाम है उई जलूल। और एक मेरी किताब है जिसका नाम है बखो एंड इट इज कमिंग इन द लास्ट मंथ ऑफ 2021। वंडरफुल, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। आप अपनी किताब के बारे में कुछ बताती चलेंगी, कुछ इंट्रोडक्शन कि आपने कैसा, आपका जर्नी क्या था, कहाँ से आप शुरू किया आपने लिखने की किताब और कहाँ जाकर आपकी इंस्पिरेशन क्या थी उस किताब के पीछे और वो उसके अंदर है क्या बेसिकली कि वो किस चीज़ के बारे में बात करती है वो? बेसिकली मेरी किताब जो है उसके अंदर 20 से जायद पोएम्स हैं और वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं, लाइक जो हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी इश्यूज प्रेवलेंट हैं, लाइक जैसे कि मिसकैरेज है, जैसे कि सेक्सुअल हरेसमेंट है, इसके अलावा पॉवर्टी है, सेक्टेरियन वायलेंस है। इस तरह के कई सारे इश्यूज को मैंने हाईलाइट किया है बेसिकली क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो एक विमेन सेंट्रिक हाउस से हमेशा मैंने मेरी अम्मी और मेरी खालाएं मैंने अपने घर में बहुत एम्पावर्ड खवातीन देखी हैं जिन्होंने मुझे बहुत एक मेरे लाइफ के ऊपर जिनका मेजर बहुत इम्पैक्ट रहा है, मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है कि लाइक एक जो सोच थी सोसाइटी के अंदर कि शायद खवातीन कहीं ना कहीं मर्दों से पीछे हैं, वो मैंने अपने घर में उसकी बिल्कुल नफी पाई है। इनफैक्ट हमारे घर में जितनी भी सारी चीजें वो ज्यादातर चीजें खवातीन करती हैं, तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और फिर मैंने 8th ग्रेड के अंदर भी देखा कि लाइक क्या इश्यूज हैं और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन। और उसके अलावा मैं बात करना चाह रही थी कि खवातीन के बारे में कि किस तरीके से जो है वो शाना बशाना आजकल खवातीन काम कर रही हैं और जो एक एक माशरे में एक सोच पाई जाती है कि खवातीन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मर्दों से कमतर है या खवातीन को एक आज़ादी राय का हक नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। तो मैंने उसको उसकी नफी करने की कोशिश की है किसी ना किसी तरह अपनी किताब के अंदर। उसके अलावा सेक्टेरियन वायलेंस का एक इशू रिसेंटली बहुत ज्यादा चल रहा था इन 2020, तो उसको मैंने बेसिकली हाईलाइट करने की कोशिश की है। उसके अलावा सेक्सुअल हरेसमेंट है, बहुत सारे, मैं खुद भी आई हैव बीन अ विक्टिम टू दैट एंड आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन हैव गॉन थ्रू दैट। तो मेरी यही कोशिश रही कि लाइक उसको मैं केटर करूं और बेसिकली ये मेरी कोशिश रही है इस किताब के साथ। आपने बात की कि आप एक ऐसे हाउस होल्ड में बड़ी हुई थी, एक ऐसे घर में जहाँ पर ये स्टीरियोटिपिकल जो थॉट्स होती हैं, जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है कि और जो है वो किसी किसी उसमें लिहाज में कम है, ये इस तरह की कोई वो नहीं थी, बात नहीं होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो भी आप लिखते हो, जिस तरह से जो भी जितने भी ऑथर्स हैं हम लोगों ने डिस्कशन की हुई है या फिर जिनसे बात की हुई है, इंटरव्यूज़ भी अगर देखें तो उनको काफ़ी मेजर जो इन्फ्लुएंस मिलता है वो ऑब्वियसली वो एक एनवायरनमेंट से मिलता है, जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए होते हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे होते हो उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है।
तो आपने ये सारी बात की, तो आपकी जो पोएम है वो क्या उसका आपने क्या अपने दिमाग में उसका मकसद रख के लिखी थी? आप क्या अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही थी, या फिर आपने एज एन एक्सपीरियंस या एज एन इमोशनल कनेक्ट करने के लिए लोगों के साथ, उसका कोई आपने मकसद सोचा? जी, बेसिकली कुछ मेरी ऐसी पोएम्स हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जिसमें शेयर किए हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेरी पोएम्स हैं जहाँ पे मैंने बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को बेसिकली अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि मुझे सिल्विया प्लैथ की, मैं लाइक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर, एंड मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहती हैं कि लाइक आप अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी लिखें तो कहीं ना कहीं आप उसमें माशरे की किसी चीज़ की अक्कासी ज़रूर करें, वरना वो आर्ट का एक मकसद है। तो वो मकसद जो है वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आप एक उस तरह कोई भी चीज जो सोसाइटी के अंदर जो प्रेवलेंट है, जो ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि जिनके बारे में आप कुछ कन्वे कर सकते हैं, उनके बारे में जरूर करना चाहिए। तो मैंने बेसिकली वही कोशिश की है। इवन जो मेरी कुछ ऐसी पोएम्स हैं जिसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डिस्कस किए, जैसे कि सेक्सुअल हरेसमेंट की, उसके अंदर भी बेसिकली मैंने कोशिश यही की है कि मैं अपने साथ साथ जो है वो उन तमाम खवातीन को जो कि मेरी ही तरह उन सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरी हैं, उनको मैं साथ लेके चलूँ। तो वो बेसिकली एक 4 साल की बच्ची किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को के बारे में बात करेगी, वो बेसिकली उसकी अक्कासी है। तो इस तरह मैंने बेसिकली कोशिश की है। तो मेरा मकसद यही रहा है कि एक्सपीरियंसेस के साथ साथ एक अवेयरनेस का पहलू भी रहे। सही। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और हर बंदा डिफरेंट तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करता है। हर बंदे को लगता है कि हर डिफरेंट चीज़ इफ़ेक्टिव होती है। तो आपने जिस तरह एक किताब लिखी और आपने उसके थ्रू अपनी आर्ट को पोर्ट्रे किया, तो आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज के अंदर बहुत पावर होती है, लैंग्वेज होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर। तो आपको 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 एक्सप्लेन करना चाहती हैं कि आपने कब रियलाइज़ किया कि आप लैंग्वेज के थ्रू लोगों को समझाना चाहती हैं, लिटरेचर के थ्रू लोगों को समझाना चाहती हैं कि लोग ज़िंदगी दुनिया में मसले जो हैं वो सारे आप लिटरेचर के थ्रू बेसिकली हाइलाइट करी हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था इसके पीछे, आप एक्सप्लेन करेंगी हमें? जी, जी, ज़रूर। बेसिकली मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में जब बाकी सब बच्चे लिंकिन पार्क और बाकी सब गाने लोगों के बैंड्स के गाने सुन रहे होते थे, तो हमारे घर में लता मंगेशकर, रफ़ी और गीता दत्त के गाने चलते थे। तो मैं ये समझ लें जब मैं 5 साल की थी तो कुछ गानों की लिरिक्स जो होती थी वो मुझे मतलब समझ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता था। ज़ाहिर है मैं छोटी थी, बट वो एक इंस्पायर करती थी मुझे ज़बान के ये क्या कह रहे हैं। और इसी तरीके से मुझे ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती थी बचपन से। एंड क्योंकि मेरी अम्मा का ताल्लुक उर्दू लिटरेचर से था, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की मतलब मालूमात थी। और फिर जब मैं क्लास 6 या 7th में थी तो बहुत अर्ली एज पे जो है वो एक मीर तकी मीर, बहादुर शाह जफर और मीर दर्द और इस तरह के पोइट से एक इंट्रोडक्शन सा रहा। उसके बाद इंग्लिश पोइट्री से जहाँ तक मेरा ताल्लुक रहा तो वो इसी तरह रहा कि जब उर्दू लिटरेचर से एक शगफ रहा, तो मुझे सिल्विया प्लैथ एंड खलील जिब्रान जैसे राइटर्स को जब मैंने पढ़ा तो मेरे ऊपर एक बहुत डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट हुआ। लाइक जिस तरीके से आप अल्फाज को आप अल्फाज को आप इस तरह से अपने ढालते हैं कि लाइक उससे जो है वो कुछ आप कुछ कह भी दें और कम अल्फाज के अंदर जिस तरह से आप बहुत बड़ी बात कह जाएं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसी तरीके से तो लैंग्वेज के अंदर बेसिकली मैं यही कहूंगी कि एक जिसे कहते हैं ना एक एम्पैथी, कंपैशन, ये एक चीज जो है वो आपको लैंग्वेज से सीखने को मिलती है। आपको पर्सपेक्टिव पता चलता है। लाइक एक एक विलन अगर विलन है तो वो क्यों है, वो आपको एक स्टोरी बताती है। आपको मतलब विलन से हमदर्दी हो जाती है एंड आप ये सोचने लग जाते हैं, आपको उसका बैकग्राउंड समझ आ जाता है, आपको सरकमस्टांसेस समझ आ जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जबान जो है वो एक परसेप्शन को जिस तरीके से उसकी अक्कासी करती है और जिस तरीके से जो सरकमस्टांसेस होते हैं लोगों के, उनको जितना बेहतर तरीके से जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जबान के साथ, वो मुझे लगता है कि वो बहुत जो है वो बड़ी बात होती है। तो ये मेरा बेसिकली रहा कि लाइक इवन मैं उर्दू पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री दोनों बहुत शौक से पढ़ती हूँ। इवन पुराने गाने मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैं यही उनकी मुझे पोइट्री सबसे पहली चीज़ जो मुझे इंस्पायर करती है वो पोइट्री होती है। एंड गाने जो है वो कॉम्पोजिशन वगैरह ज़ाहिर है फिर वो मैटर करती है, बट जो मेन चीज़ होती है वो लिरिक्स होती है।
तो और वो वहाँ वो आती ही जबान से है, तो मुझे बेसिकली ये चीज बहुत फैसिनेट करती है। मुझे लगता है कि यही चीज है जो कि जबान में बहुत ताकत है कि लोगों के परसेप्शन चेंज कर सकती है, लोगों को दूसरों के परसेप्शन समझा सकती है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू इस बात से कि इससे ज़्यादा कोई कॉन्वर्सेशन ही बेसिकली आप इसके थ्रू करते हो, लिरिक्स के थ्रू करते हो, आप बेसिकली अपना पॉइंट दूसरे बंदे को इस तरह से समझाते हो, तो आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। तो उसके अलावा आपने बात की थी कि आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, आपने अपनी रियल लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी में से कुछ लोगों को उनकी से इंस्पिरेशन लेके कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं अपनी बुक में? मैंने जो मैं अपनी पोएम्स वगैरह लिखती हूँ उसके अंदर मैं अगर जैसे किसी चीज को बेसिकली मुझे पर्सोनिफाई करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक उन चीजों को जो कि लाइक बेजान चीजें हैं उसको मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ प्ले करने में। तो फॉर इंस्टेंस मैंने एक पोएम लिखी थी हाउस के बारे में, और उस मैंने बेसिकली उसको पर्सोनिफाई किया है कि लाइक अगर हाउस जो है वो बोल सकता तो वो क्या कहता, और वो बेसिकली एक ऐसे घर के बारे में है जो कि जिस घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस आम है, और वो हाउस का उसके बारे में क्या नजरिया है और वो क्या कहता है, एक ऐसा घर जिसमें हर वक्त इस तरह का माहौल रहे। तो मैंने बेसिकली ये चीज मैंने यकीनन जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से और किताबों से और लिटरेचर से जितना भी मैंने पढ़ा और देखा उस चीज से मैंने ये, इसी तरह से मैंने जो अपनी एक पोयम लिखी थी मामास प्रिंसेस, वो मैंने एक 5 साल की बच्ची का बताया कि जब वो बच्ची छोटी है और उसे बात भी करनी नहीं आ रही तो वो अपनी माँ को कैसे बताएगी कि लाइक शी हैज बीन सेक्सुअली हरेस्ड, तो वो किन अल्फाज में वो बात करेगी। वो मैंने बेसिकली अल्फाज लिखे कि उसे पता ही नहीं है कि लाइक उसके साथ हुआ क्या है, वो अम्मा से जवाब मांग रही है कि लाइक मेरे साथ ऐसा, मतलब ये क्या होता है, या लाइक मतलब ऐसा 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 होता है क्या, ये अच्छा होता है, लाइक शी डजंट नो एनीथिंग। तो इस तरह से मैंने बेसिकली किया है। अच्छा है। इसके अलावा ये आपने बात की इसके अब इससे पहले आपने बात की कि सिल्विया पाथ की बात की, आपने अपनी इंस्पिरेशन की बात की, तो मैं आपसे इसी के कंटिन्यूअस फ़ॉलो-अप क्वेश्चन पूछी थी कि आपको एक तो इंस्पिरेशन आपने बोला पोएम से आती है, गानों से आती है, तो मैं जानना चाहती थी कि आपको रियल लाइफ़ कैरेक्टर से भी आती होगी, तो वो उसकी आपने बात की। तो एज़ अ पोएट आपने आप जिस तरह आपने बोला कि आपने 80 प्लस जर्नल्स में आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं, आपकी पोएम्स पब्लिश हुई हुई हैं, तो आप काफ़ी अरसे से लिख रही होंगी। तो एज़ अ पोएट, एज़ एन ऑथर, आपकी अपनी कोई फ़ेवरेट बुक या आपकी अपनी कोई फ़ेवरेट पोएम जिसको आपकी ऑल टाइम फ़ेवरेट हो, जिसको आप एक पोएटिक पर्सपेक्टिव से देखें, जिससे आपने अपनी खुद इंस्पिरेशन ली हो या फिर आपको बचपन से ही कुछ पसंद हो, उसके बारे में बात करना चाहेंगी? जी जरूर। मुझे बिली कॉलिंस की एक पोएम बहुत पसंद है, इंट्रोडक्शन टू पोएट्री। इसके अलावा सिल्विया प्लैथ की मुझे पोएम द एप्लीकेंट, डैडी, फीवर 103, एरियल, ये पोएम्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रिसेंटली मैंने होप एक पोएम है एमिली डिकिंसन की, वो मैंने पढ़ी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी तरह से मैंने एक राइटर हैं क्रेग आर्नल्ड्स, उनकी मैंने एक पोएम पढ़ी थी बर्ड स्टैंडर्ड सॉन्ग, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इस तरह से मुझे ये मेरे बहुत कुछ बड़े फेवरेट राइटर्स हैं। इसी तरह से मैं बेसिकली बहुत एक्सप्लोर करती रहती हूँ, तो मैं नए राइटर्स को भी बहुत पढ़ती हूँ। पुराने राइटर्स को डेफिनेटली मैं पढ़ती हूँ। तो नए राइटर्स के अंदर से भी मुझे कुछ, एक मैंने रिसेंटली एक किताब है द नाइट जार, लुइस पेटर के नाम है उनकी, मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगती है और उनका काम मुझे मतलब लाइक शी इज वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स। इस तरह की चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ। माया एंजेलो हैं, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने आपने काफ़ी सारे सजेशंस दिए ऑडियंस को भी आइडिया होगा कि क्या काम अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। लेकिन आप बताना चाहेंगे कि आप कैसे डिफ़ाइन करती हैं एक अच्छी पोएम को, एक अच्छा काम आपको कैसे किस पर्सपेक्टिव से देखती हैं? क्या एलिमेंट्स होते हैं एक अच्छी पोएम के? इस बारे में थोड़ी-सी अगर आप हमें इनसाइट दे दें। मेरे लिए बेसिकली जो चीजें मैटर करती हैं वो एक तो ये कि ब्रेविटी बहुत मैटर करती है कि लाइक आप कम अल्फाज में कितनी बड़ी बात कह सकते हैं, वो बहुत चीज मैटर करती है। दूसरी चीज ये कि कुछ लोग अब जैसे सिल्विया प्लैथ की मैं बात करूं, उनका बड़ा मुनफरिद अंदाज है मेटाफर्स को यूज करने का। वो एक कागज के टुकड़े को उठाती हैं और वो उसको इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर देती हैं अपने मेटाफर को के इस्तेमाल करते हुए अपनी पोयम के अंदर, कि वो एक कागज का टुकड़ा वो लगता है कि जैसे पता नहीं कोई क्या क्या मखलूक हो गई।
तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से सिंप्लिसिटी, उसके साथ साथ कम अल्फाज में बात करना, ब्रेविटी, और लिटरली डिवाइसेस का यूज कितना ब्यूटीफुली किया है। इसी तरीके से अगर मैं एमिली डिकिंसन की बात करूं तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि लाइक 2-3 स्टैंजास के अंदर एक बंदा एक बात करता चला जा रहा है, एक एक थॉट को डिफाइन कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है कि लाइक फॉर इंस्टेंस जो इनकी पोयम होप है, अगर मैं उसकी बात करूं सिर्फ, तो उसके अंदर वो 2-3 स्टैंजास के अंदर अंदर जो है वो सिर्फ जो है वो बता रही है कि होप होप के बारे में, वो आपको होप दे रही है। लास्ट स्टैंजा के अंदर आके वो उस चीज को बिल्कुल डिफाई कर देती है, बिकॉज नाउ देन शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ। तो वो जो एक ब्यूटीफुली एक उन्होंने जो जक्स्टापोजिशन होती है, मुझे वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है पोइट्री के अंदर। और लिटरेरी डिवाइसेस डेफिनेटली बहुत मैटर करती हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कितने कम अल्फाज को इस्तेमाल करके कितनी बड़ी बात कह देते हैं, जो कि मुझे बिली कॉलिंस की राइटिंग में नजर आती है। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत, मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। या आपने बात की बिली कॉलिंस, सिल्विया प्लाथ, इन सारों की, इन सब की जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, जहाँ तक मुझे इंटरेस्ट है, मैंने पढ़ा हुआ इन सब की ऑथर जर्नीज होती हैं कोई ना कोई, कि कोई ना कोई उन्होंने हार्डशिप्स देखी होती हैं, कोई ना कोई अपनी राइटिंग के थ्रू ही, उनकी राइटिंग जो है वो बेसिकली इंस्पायर होती है मेजर इंसिडेंट से या फिर किसी कोई ऐसी चीज़ से जो उनके दिमाग में चल रही होती है। तो आप कोई अपनी ऑथर्स जर्नी के बारे में बात करना चाहें कि आपने कैसे, आप ग्रो अप करते हुए कैसे आपको राइटिंग से आप राइटिंग ने कैसे बेसिकली आपकी हेल्प की थ्रू आउट हार्डशिप्स इन योर लाइफ, या फिर जनरली टू लर्न टू ग्रो, हाउ डिड राइटिंग हेल्प यू, हाउ डिड पोएट्री हेल्प यू? बेसिकली जब मैं छोटी थी तो मुझे यकीन माने, मैं अंग्रेजी के 2 जुमले भी नहीं बोल सकती थी, मुझे नहीं आती थी अंग्रेजी बोलनी। तो मतलब मुझे लिखने का शौक था, लेकिन तब भी क्योंकि मैं पढ़ती थी, मुझे लिखने का शौक था। तो मेरे इर्द गिर्द के लोग कहते थे कि तुम कभी लिख नहीं सकती, और तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है जो कि एक लिखने वाले के अंदर होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, बट खैर चलता रहता था सिलसिला, मैं लिखती रहती थी। फिर मुझे मेनिंजाइटिस हो गया था 2015 में, और उस टाइम के बाद जब मैंने रिकवर किया, तो आप समझे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक नई इंसान हूँ, और मेरे पास लिटरली मेरी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं जो कुछ भी अब तक सीखा था या जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो एकदम से बिल्कुल खत्म हो गए हो। और मैंने उसके बाद अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू किया, और उस टाइम के बाद जो है वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करना दोबारा से, मैंने जो है वो पोइट्री की तरफ आना शुरू किया। मैंने दोबारा से लिखना और पढ़ना जो उसका सिलसिला था वो शुरू किया। फिर उसके बाद जो है वो तब भी जो है वो सब कहते थे कि नहीं, इंग्लिश पोइट्री या इवन पोइट्री शायरी ही अपने आप में जो है वो एक ऐसी चीज है कि लाइक हर कोई नहीं कर सकता और तुम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो एक बात थी कि लाइक अपने आप को प्रूव करना है, तो फिर निकल पड़े। तो उसके बाद मेरी फिर मैं लिखती रहती थी, एंड आई आई यूज्ड टू सेंड टू जर्नल्स। तो फिर मुझे जब एक्सेप्टेंसेस मिली तो मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट मिला कि मे बी मैं शायद कर सकती हूँ। फिर आई केप्ट राइटिंग, एंड देन फिर मैं लिखती थी, फिर रिजेक्शन आता था, फिर मैं लिखती थी, फिर बेचती थी। तो मैंने समझे एक जर्नल को मैंने 2 साल तक लाइक भेजा है, बिकॉज आई वांटेड कि मेरा काम वहां पे पब्लिश हो, बिकॉज आई वाज लाइक ह्यूज एडमायरर ऑफ दैट जर्नल। तो दिस इज हाउ आई डिड दैट। फिर मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मेजर रोल है उनका मुझे सपोर्ट करने में। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि लाइक इन टर्म्स ऑफ के मैं क्या, मेरी राइटिंग के अंदर क्या मैं मजीद बेहतर कर सकती हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन, एंड देन आई यूज्ड टू सेंड इट टू जर्नल्स, एंड ये सारा कुछ। फिर 2019 में व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, तो मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी आगे। मेरी मेरी डायरेक्शन ही खत्म हो गई थी जिंदगी से, एंड मुझे खुद की समझ नहीं आता था। तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो उस टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि लाइक आप लिखना क्यों नहीं शुरू करती दोबारा से। तो मैंने फिर दोबारा से लिखना शुरू किया, एंड देन मुझे थोड़ा उन्होंने जो है वो मेरे लिए थोड़ा एक गोल सेट किया। उन्होंने कहा कि आप अपना इस साल जो है वो अपना आपका टारगेट है कि आप 50 जर्नल्स में अपना काम आपने पब्लिश कराना है, जो आपके फेवरेट जर्नल्स हैं। तो फिर आई स्टार्टेड राइटिंग, एंड देन मैं रोज लिखती थी, रोज पढ़ती थी। लाइक मेरा पूरा टाइम ऐसा गुजरता था। लाइक बाय प्रोफेशन आई एम कंटेंट स्पेशलिस्ट एट बायो। तो मैं मेरी वो ऑफिस जॉब के साथ साथ मेरा जो बाकी का टाइम होता था वो इसमें गुजरता था कि मैं बहुत ज्यादा लिखती और पढ़ती रहती थी। और इसके अलावा बस मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था, मुझे बस था कि मुझे ये करना है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात भी थी कि लाइक मुझे अपने हस्बैंड को भी प्रूव करना है,
कि मुझे लगता था कि वो मेरे ऊपर से शायद कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे या उन्हें मतलब कभी मेरे ऊपर यकीन ही नहीं आएगा, जबकि ऐसी बात खैर नहीं थी, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता था। तो उनको भी प्रूव करने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड फिर मैंने काफी जगह पे लिखा एंड देन फिर लिखते लिखते मैंने पहले मैं बेसिकली अपने लिए लिखा करती थी, बट देन कोविड के टाइम पे जिस तरीके से मैंने सिचुएशन देखी और इवन बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जिसमें मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो उसके बाद जब मैंने एक दो पोएम्स अपनी पावर्टी वगैरह पे लिखी तो मुझे हुआ कि मुझे इस तरह के टॉपिक्स पे मजीद बात करनी चाहिए, बिकॉज अपने लिए तो सभी लिख लेते हैं, बात तो कब है कि जब हम ऐसी कोई बात करें जिससे कि किसी को शायद अगर थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण मिले तो वो मेरे लिए मैं समझूंगी बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली ये मेरी जर्नी रही है। आपकी जर्नी सुन के आई एम श्योर कि ऑडियंस भी काफ़ी इंस्पायर होती होगी, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी। और आपने अपने हस्बैंड की बात की, वाज रियली सपोर्टिव। ऐसे सपोर्टिव लोग ऑब्वियसली सबकी ज़िंदगी में होने चाहिए। आपने बात की कि आपको काफ़ी सारे लोगों ने ब्रिंग डाउन करने की कोशिश की कि नहीं लिखा जा सकता अपने पोइट्री। ऑब्वियसली रिजेक्शंस, जब आप काम करते हो, जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हो, आपको रिजेक्शंस भी आई। आपने इस चीज़ को कैसे डील किया? आपने कैसे इस चीज़ को अपने उस पे नहीं लिया? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा चलो, अब मुझे इतनी नेगेटिविटी मिल रही है, शायद मैं एक्चुअली नहीं कर सकती। तो काफ़ी लोग इसको इस नेगेटिविटी की वजह से शट डाउन कर देते हैं, और अगर वो कोशिश करना भी चाह भी रहे हो तो वो नहीं करते हैं। तो आपने इस एनर्जी को कैसे चैनल किया पॉजिटिव उसमें? आपने कैसे इसको पॉजिटिव लिया, और कैसे आपने सोचा कि नहीं, ये सारे बोल रहे हैं तो बोलें, तो मैं आई विल डू दिस? क्योंकि आपने ये सारे कुछ देख के ही आप इस पॉइंट पे पहुंची कि आज आप 2 बुक्स पब्लिश करी हैं इस साल, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है ऑब्वियसली, माशाल्लाह। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें? मैं बेसिकली मुझे हमेशा से तो ये रहा है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कम लोगों को कॉन्फिडेंस रहा है, तो मुझे एक रहा कि मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना है। तो जब जर्नल्स रिजेक्ट भी कर देते ना तो एक आवाज आती थी कि शायद हो ही जाए नेक्स्ट टाइम, शायद मैं भी कुछ कर लूँ। तो वो शायद जो है वो शायद के पीछे ही मैं लगी रही कि नहीं, मुझे मुझे बस करना है। मुझे कहीं ना कहीं था कि कुछ और ना सही शायद मैं लिख ही लूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत, मेरे घर वालों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था बट बाकी इर्द गिर्द के लोगों को नहीं था। फिर मेरा तलफ़ुज़ वैसा नहीं था अंग्रेजी का, तो वो वैसे ही मुझे जो है ना लोग सीरियसली नहीं लेते थे कि यार नहीं ये तो मतलब ये तो बेकार है, मतलब कुछ भी नहीं करेगी लाइफ में आगे वाली। तो जब जर्नल रिजेक्शन भेजते थे तो कहीं ना कहीं वो मुझे स्ट्रेंथन होती थी वो चीज कुछ टाइम के लिए, बट देन फिर मैं थोड़ा डिलीट हुई इस हफ्ते में। तो आई यूज्ड टू डू दैट अगेन एंड आई यूज्ड टू, बिकॉज जब मैंने एक्चुअली खलील जिब्रान को जब मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने लिखा, तो वो मुझे वो जो एक इम्पैक्ट हुआ ना मेरे ऊपर, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं आई कुडंट स्टॉप राइटिंग आफ्टर दैट। बिकॉज ऐसा होता था कि जब मेरे पास जब मेरी शादी हुई उसके बाद जब हम नए नए घर में शिफ्ट हुए थे तो मेरे पास इस वक्त पेपर्स नहीं होते थे लिखने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ये सब लेके नहीं गई थी। तो मुझे बेचैनी होती थी, लाइक एक हफ्ता स्टॉप कि नहीं मुझे नहीं लिखना वाली चीज। एंड मेरे मुझे उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन हो गया था कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग, बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और मैं बहुत हद तक इंट्रोवर्ट हूँ। तो मुझे कुछ चाहिए था आउटलेट टू वेंट आउट व्हाट आई फेल्ट। तो फिर उसके लिए मैंने जो है वो मैं अपने फोन पे लिखना शुरू किया एंड देन मैं फोन पे लिखती थी एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि ये मैं क्या लिख रही हूँ। फिर मैं जो है वो फोन पे लिखने के बाद फिर मैं उसको नोट पैड पे करती थी, फिर मैं उसको एडिट करती थी, फिर मैं उसको जब मुझे लगता था कि हाँ नाउ इट्स बेटर, फिर उसके बाद आई यूज्ड टू सेंड इट टू जर्नल्स एंड देन मतलब मुझे होता था कि लाइक शायद हो जाए शायद वो, क्योंकि एक चीज हमेशा मुझे होती थी कि लाइक सिंस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान तो मुझे होता था कि बाहर के जर्नल्स के अंदर पाकिस्तान से एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि जिस भी जर्नल में मैं जाऊँ तो मुझे बहुत फख्र महसूस होता था ये बताते हुए कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और इवन ओपन माइक्स के अंदर भी जब इस तरह की चीज होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि लाइक मेरी मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे रूट्स यहाँ पे हैं। तो राइटिंग के अंदर मुझे जो एक मेरे जो रूट्स है ना समझ लें, वो मुझे एक मेरे वो कहीं ना कहीं मैं उनके बारे में बेहतर तरीके से बात कर सकती हूँ। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इवन रिजेक्शन आते भी हैं तो मुझे होता है कि नहीं यार मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड आई हैव टू डू दिस फॉर माय कंट्री एंड इट रियली हेल्प्स मी। आई मीन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पेट्रियोटिक पर्सन कि मैं 14 अगस्त पे झंडे लहराऊं, आई मीन आई एम नॉट दैट,
बट यहाँ पे जब बात आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लाइक मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ ऐसा, और जब लोग मुझे इंट्रोड्यूस करें तो लाइक आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो चीज़ बहुत एक मोटिवेट मुझे करती है। आई एम श्योर आप पाकिस्तान की प्राउड करने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए हैं, जिस तरह से आपने बात की, आपने कितने सारे जर्नल्स में अपनी राइटिंग्स भेजी हैं। आपने काफ़ी मोस्टली आपने अपनी राइटिंग जो की हुई है वो जर्नल्स के लिए की हुई है, राइट? तो आप बताएंगे कि आपके फेवरेट लिटरेरी जर्नल्स कौन से हैं? आपने बोला कि आपके फेवरेट वाले में आपने राइटिंग्स भी भेजी थी, फीचर भी हुई थी, तो आप बताएं कौन से वाले आपके फेवरेट जर्नल्स हैं? मुझे रिगवेल्टर प्रेस बहुत अच्छा लगता है, मुझे द स्टोन ऑफ मैडनेस प्रेस बहुत अच्छा लगता है, मुझे ल्यूमिनर रिव्यू बहुत अच्छा लगता है, उसके अलावा मुझे पोइट्री पैसिफिक का काम बहुत अच्छा लगता है, और अ लॉट ऑफ जर्नल्स आर देयर। लंदन ग्रिप का काम मुझे बहुत पसंद है, और इस तरह के जर्नल्स मुझे मतलब लाइक दीज आर लाइक ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड। इसके अलावा पेट्रिकोर है, एक्सपेरिमेंटल पोइट्री, अच्छा मुझे एक्सपेरिमेंटल पोइट्री का भी बहुत शौक है, तो मुझे मजा आता है लाइक डिफरेंट चीजों को लेके और उसके साथ कुछ प्ले करने में, तो इट्स फन। तो उसके लिए मुझे पेट्रिकोर बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रीट केक मैगजीन है, ये बहुत अच्छे जर्नल्स हैं, ये सारे मेरे बहुत फेवरेट जर्नल्स। तो जर्नल्स आप आई बिलीव कि आप काफ़ी छोटी एज से आप प्रिंट जर्नल्स को फॉलो कर रही होंगी, क्योंकि आप कितने फेवरेट हैं, नहीं? नहीं, ये इतनी छोटी एज से नहीं कर रही। मैं बेसिकली पोइट्री बुक्स पढ़ती थी, या मैं पोइट्री फाउंडेशन पे जाके राइटर्स को सर्च करके पढ़ती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त बेसिकली ने बताया ही नहीं था कि लाइक इस तरह का कुछ ट्विटर पे भी इस तरह आप फॉलो कर सकते हैं जर्नल्स को या आपके फेवरेट राइटर्स को। आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं ट्विटर पे लास्ट ईयर मैंने ट्विटर ज्वाइन किया, लाइक आई वाज नॉट ऑन ट्विटर बिफोर दैट, क्योंकि मैं बेसिकली फेसबुक पे होती थी, तो फेसबुक के ऊपर मैं पोइट्री ग्रुप ज्वाइन कर लिए होते थे, या राइटर जो मेरे, मैं सर्च करती थी गूगल पे जाके कि लाइक कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनको मैं पढ़ सकती हूँ, पोइट्री फाउंडेशन होता था, या वैसे राइटर्स के मुझे अगर पेजेस मिलते थे फेसबुक पे तो मैं उनको गूगल पे जाके सर्च करती थी कि उनके बारे में मुझे पढ़ने को मिले, या मजीद मैं जो है वो पढ़ूँ, तो इस तरह से मैं जर्नल्स को भी सर्च करती थी, लाइक पोइट्स एंड राइटर्स करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे जर्नल्स का पता चल जाता है, तो मैं बेसिकली वहाँ पे जो है वो जर्नल्स पढ़ा करती थी, और किताबों पे बेसिकली मेरा बचपन से रहा कि मैं किताबें ज्यादा पढ़ती थी, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरनेट एक तो इतना ज्यादा मुझे यूज करना नहीं आता था, और जो ट्विटर वगैरह पे होता था तो वो मुझे इतना पता नहीं था, तो मुझे भी रिसेंटली ट्विटर का पता चला, विच इज लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रेंज आई नो, बट मैंने लास्ट ईयर ट्विटर ज्वाइन किया, और पहले मैंने बेसिकली, मुझे किसी ने मेरा अकाउंट तो बना दिया था, बट मुझे पता नहीं था कि इसके बाद करना क्या है मुझे, लेकिन फिर मैंने लास्ट ईयर ट्विटर ज्वाइन किया, एंड देन वो फिर मैंने प्योरली जर्नल्स ही के लिए किया, क्योंकि फिर मुझे पता चला, क्योंकि वेबसाइट्स होती थी जर्नल्स की, तो उनके नीचे आ रहा होता था, स्क्रॉल डाउन करें अगर आप, तो ट्विटर का उन्होंने अपना दिया हुआ होता था हैंडल, तो फिर मैं वहां पे मुझे पता चला कि वो अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, तो फिर मैंने लास्ट ईयर जाके जो है वो जर्नल्स को इस तरह से मैंने ट्विटर पे भी फॉलो करना, तो दैट हेल्प मी। एफर्ट डालनी होती है। आपने जिस तरह से आपने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया, आपने अपनी सारी ज़िंदगी एफर्ट ही डाली, आपके रिजेक्शंस आए, आपने दोबारा से ट्राई किया और आप आज जिस मुकाम पर हैं कि आपकी बुक्स पब्लिश हो रही हैं, आपने इतने सारे जर्नल्स में फीचर हुई हुई हैं और टॉप की यूएस जर्नल्स के में भी फीचर हुई हैं। तो आई बिलीव कि एफर्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ में, जो भी चीज़ आप ट्राई करें। तो आई फील कि ऑन एन एंडिंग नोट आप ऑडियंस को कोई अपनी पोएम सुनाना चाहें, या कोई अपनी जो आपने लिखी हो, या फिर कोई कुछ पढ़ के कोई एनीथिंग दैट यू हैव रिटन, समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट परहैप्स। जी sure. मेरी बेसिकली एक पोयम है द अनबर्न टोस्ट, मैं वो सुनाना चाहूंगी। हाँ जी, ज़रूर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। The unburnt toast. Unravel the mystery of the half-burnt toast, a slice of brown bread that couldn't succumb to fire. One day you will know what it means. A pale brown woman with unkempt tresses walks along the pavement, the asphalt and concrete cracked with age, a barren thoroughfare of desires, a road to hell in the making. Her black eyes look around, the remnants of a half eaten apple look tempting.
She hides it secretly inside her cleavage. A feeble attempt at a brutal revenge. Those once altruistic soldiers become mannequins. My poor Pakistani mother in a slum too has feelings, too has rage. Make you have patience. You will get the aid you deserve. Don't they know the toast has burned and the jam is now wet? वेरी नाइस, मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपकी पोएम। इज़ इट फ्रॉम द बुक दैट्स बीइंग पब्लिश्ड मे में? Yeah, it is. चलिए, आई वुड सजेस्ट ऑल द ऑडियंस कि आप ज़रूर वो बुक लीजिएगा, क्योंकि आपने ट्रेलर देख लिया उस बुक का और इन्होंने काफ़ी अच्छी पोएम लिखी हुई है, तो आई एम श्योर उसमें और भी काफ़ी इस तरह की अच्छी पोएम्स होंगी। इस पोएम के बारे में जो आपने पढ़ के सुनाई, अगर आप एक कुछ बोलना चाहें इसके बारे में, तो फिर ताकि फिर हम इसको रैप अप कर लें। ये पोएम बेसिकली मैंने पॉवर्टी पे लिखी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कोविड टाइम्स के मुझे एक चीज फील हुई कि जिन लोगों को एड की जरूरत थी उन लोगों को उस तरीके से जो है वो चीजें मैसर नहीं हो सकी और उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे लोगों को सर्वाइवल के भी इवन इश्यूज हुए हैं। तो एक ये चीज मैंने इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की है और दूसरी चीज जो है वो ये है कि एक औरत का सफर किस तरीके से एक सिंगल मदर जो है वो किस तरीके से चीजें लेके चलती है और किस तरह से वो कदम कदम पे सोचती है कि क्या वो ऐसा करे कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सके। ये एक अंडरलाइन थीम है, बट मेजरली जो मैंने बात की है वो बेसिकली कोविड के टाइम्स पे जो लोगों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और उनको जो है वो इवन लाइवलीहुड के भी इश्यूज हुए हैं, बेसिकली मैंने नहीं, तो बहुत अच्छी पोएम लगी, एटलीस्ट मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी लगी होगी। ऑडियंस में काफ़ी सारे लोगों ने आपको ग्रेट वर्क बोला हुआ है फिज़ा। उमर ने लिखा हुआ है दैट ही इज़ योर बिगेस्ट फैन, and there's a lot of other people who've called you their favorite poet as well. So I believe that you have fans already published करने से पहले। So with this, I would like to wrap up this live session. And if you have anything else to say to the audience, and then we'll say goodbye. I just want to say one thing कि please don't like आपका काम पब्लिश नहीं होगा या आप वहाँ नहीं हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आप किसी को लुकअप करते हैं, आपके कोई बहुत फेवरेट राइटर्स हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं नहीं, यार मैं कहाँ, वो तो मतलब कुछ और ही लोग थे, हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम सब कर सकते हैं, बस टाइम की बात होती है और परसेवरेंस की बात होती है। आप लोग लगे रहें एंड यू विल डेफिनेटली गेट देयर। एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि आई कैन हेल्प एनीबॉडी इन एनी वे। फील टू रीच आउट टू मी। कोई भी पोइट्री से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, जर्नल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज फील फ्री। एंड आई वुड लव टू गाइस, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हर जर्नल के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो। मुझे तो बहुत खुशी होगी। आपने इतनी अच्छी ऑफर की हमारी सारी ऑडियंस को, that's not something small, that's huge कि कोई भी आपको reach out कर सकते हैं। तो if anybody wants to reach out to Fiza and if anybody has any questions for Fiza, please email her and I'm sure she'll help everybody out. Thank you so much for this live session. Allah Hafiz everybody. Thank you.